क्या जब आपका वोट यानी कि मतदान पहचान पत्र एक बार सही से बन जाए, तो क्या सिर्फ इसलिए कि आपके माता पिता के नाम की स्पेलिंग गलत है या अलग लिखी हुई है, आपका वोटर का अधिकार जो है वो खतरे में पड़ सकता है क्या? क्या राज्य 1 करोड़ से ज्यादा, क्या चुनाव आयोग 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों से बार बार खुद की पात्रता को साबित करने के लिए कह सकता है क्या? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें सीधा हस्तक्षेप किया और एक साफ और संवैधानिक रेखा खींच दी है। एक बड़े और निर्णायक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 10 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं जो आपके मतदाता के रूप में अधिकार को और ज्यादा स्ट्रांग करते हैं और पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को उसमें ज्यादा पारदर्शिता लेके आते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक एक हिस्सा इस सेशन का आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वेरिफिकेशन के प्रोसेस में मतदाता पहचान या मतदाता को वेरीफाई करने के प्रोसेस में हरासमेंट नहीं हो सकती। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात नहीं है, हालांकि ये जो दिशा निर्देश आए हैं ये वेस्ट बंगाल एसआईआर को लेकर आए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो बात सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगी। ये दिशा निर्देश इतने महत्वपूर्ण हैं कि पूरे देश पर लागू होंगे। ये लोकतंत्र सम्मान और ड्यू प्रोसेस की बात है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर कौन कौन से बड़े डायरेक्शंस दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का असली मतलब क्या है और क्यों कोर्ट ने कहा कि क्लास 10th का एडमिट कार्ड स्वीकार करना ही होगा, और कैसे ये आदेश आम वोटर को डर, तनाव और एक्सक्लूजन के खतरे से बचाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह फैसला चुपचाप बदल देता है कि भारत में इलेक्टोरल वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है, वो कैसी होनी चाहिए। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से। आप हमारे कोर्सेज को भी हमारी ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। संविधान पर भी हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं एसआईआर क्या है और जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक ये कैसे पहुंचा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट को दोबारा जांचा जाता है ताकि केवल जो एलिजिबल वोटर हैं वही सूची में बने रहें, पात्र वोटर जो हैं वही सूची में बने रहे। वेस्ट बंगाल एसआईआर के दौरान इलेक्शन कमीशन ने लगभग 1.25 करोड़ मतदाताओं को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज नाम की कैटेगरी में डाल दिया। इन डिस्क्रिपेंसी में क्या क्या शामिल थे? इन डिस्क्रिपेंसी के अंदर शामिल थे माता पिता के नामों में मिसमैच, दूसरा माता पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल से कम का गैप, और तीसरा माता पिता के नाम पर 6 से अधिक बच्चों का उल्लेख और सरनेम की स्पेलिंग का अंतर। इन कारणों से वोटर्स को नोटिस भेजे गए जिसमें उन्हें पेश होने, डॉक्यूमेंट्स देने और खुद को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया। समस्या क्या थी? आप बोलेंगे कि इसमें तो समस्या कोई होनी नहीं चाहिए थी, मगर समस्या यह थी कि कई वोटर को सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करनी पड़ रही थी अपने दस्तावेज जमा करने के लिए, और उन्हें यह भी साफ नहीं बताया जा रहा था कि उन्हें डाउटफुल क्यों माना जा रहा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में पेटिशंस दाखिल हुई और मामला पहुंचा किस केस के नाम के रूप में? मोस्तारी बानू बनाम चुनाव आयोग। यह केस का नाम है 2026 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश जारी किए हैं। केस का नाम मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मोस्तारी बानू वर्सेस ईसीआई। मोस्तारी बानू वर्सेस ईसीआई 2025 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट का, इस आदेश का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, आप वहां से भी उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात समझिएगा। इस केस के जरिए कोर्ट के सामने पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि जो इलेक्टोरल प्योरिटी है उसकी कीमत मानव गरिमा नहीं हो सकती।
आगे बढ़ने से पहले आपको एक गुजारिश मैं करना चाहूंगा, अगर आपको ये सेशन कहीं पर भी 1% भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा अपने सभी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर, और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट नहीं करते हैं तो वीडियो आप जैसे और ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती है। तो आपका एक कमेंट इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पर कोर्ट ने क्या सवाल उठाए, उसको समझते हैं। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है क्या, इसको समझते हैं। इस पूरे मामले की सुनवाई का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था वो था लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी शब्द। कोर्ट ने सीधा सवाल किया कि किस कानून के आधार पर किसी बात को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कहा जा रहा है, कि मतलब कि भाई ये इसमें दिक्कत है। उदाहरण के तौर पर अगर मां और बच्चे की उम्र में 15 साल का गैप है तो क्या वो अपने आप सस्पिशियस हो जाएगा, क्या वो अपने आप संदेहास्पद हो जाएगा क्या? जिस देश में ऐतिहासिक तौर पर बाल विवाह, चाइल्ड मैरिजेस होती रही हैं और अभी भी हो रही हैं, चाहे कानून आ गया है, यहां पर एज गैप को कैसे डिसाइसिव माना जा सकता है? जस्टिस जॉयमाला बागची ने बहुत अहम बात यह कही कि लॉजिक को समाज की वास्तविकता से जुड़ा होना चाहिए, ना कि अवधारणाओं पर, अजम्पशन पर। ध्यान रखिएगा, जस्टिस जॉयमाला बागची सुप्रीम कोर्ट की पीठ के वो जज जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने सुनवाई के दौरान क्या महत्वपूर्ण बात की, सैल्यूट है उन्हें। उन्होंने कहा कि लॉजिक को समाज की वास्तविकता पर से साथ जुड़ा होना चाहिए, ना कि अवधारणाओं पर, एजम्पशन पर। वरिष्ठ वकीलों ने दलील दी कि गांगुली, दत्ता जैसे नाम की स्पेलिंग अलग अलग लिख सकते हैं लोग। जैसे दत्ता को कोई DUTTA लिखता है, कोई DATTA लिखता है। ऐसे नामों में जो स्पेलिंग है वो एरर हो सकती है, गलत लिखी जा सकती है। मामूली जो क्लैरिकल डिफरेंसेस हैं उनको गंभीर संदेह बना दिया गया है, संदेह की कैटेगरी में डाल दिया गया है, और कई जो निर्देश हैं वो इनफॉर्मल तरीके से, यहां तक कि ECI की तरफ से मतदाताओं को जो नोटिस हैं, BLO की तरफ से जो नोटिस हैं, वो व्हाट्सएप पर तक भेजे गए। कोर्ट ने यह नहीं कहा इस मामले के अंदर SIR गलत है, लेकिन कोर्ट ने यहां पर दिशा निर्देश जारी करते हुए उन दिशा निर्देशों के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूं, एक एक करके 10 के 10 बताऊंगा। कोर्ट ने पता है क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि करेक्शन हो सकती है, पर वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मानवीय तरीके से होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए। अब बात करते हैं इस मामले के अंदर जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आए हैं, उनको अब एक एक करके हम कर रहे हैं। सबसे पहला जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो अनिवार्य है, पारदर्शिता जो है वो अनिवार्य है, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट और लागू किए जाने योग्य डायरेक्शंस दिए, उनको समझिएगा। सबसे पहले कोर्ट ने क्या कहा कि पब्लिक डिस्क्लोजर जरूरी है, कि आप कोई क्रिया कर रहे हो, कोई आपने लिस्ट विस्ट बनाई है, तो आपको उसको पब्लिकली डिस्क्लोज करना चाहिए, आप क्यों छुपा के रख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को उन वोटर की लिस्ट प्रकाशित करनी चाहिए या करनी ही होगी जिन्हें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में नोटिस भेजे गए। आप बता क्यों नहीं रहे? आपने जिनका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की कैटेगरी में डाल दिया, उनको डाउटफुल वोटर तो बता दिया है आपने, आप उनकी लिस्ट को पब्लिश करो। ये लिस्ट लगेगी कहां कहां पर, कोर्ट ने यह भी बताया है। ये जो लिस्ट है ये लगेगी पंचायत ऑफिसेज के अंदर, ब्लॉक ऑफिसेज में। और ये क्यों जरूरी है इसको समझिएगा, क्योंकि सीक्रेसी जो है कई बार डर को पैदा कर देती है और ट्रांसपेरेंसी जो है वो भरोसा पैदा करती है, इसलिए भी इस लिस्ट का पब्लिश होना जरूरी है। दूसरा, कोर्ट ने ट्रैवल हार्डशिप पर भी ध्यान दिया। अब वोटर को दूर दराज में नहीं जाना होगा। कोर्ट ने क्या निर्देश दिया इस पर? कोर्ट ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोकल स्तर पर ही जमा होंगे, और पंचायत भवन और ब्लॉक ऑफिसेज में इसकी व्यवस्था होगी कि जो लोगों के जो डॉक्यूमेंट हैं वो पंचायत भवन में और ब्लॉक ऑफिस में जमा हो सकेंगे। यहां पर कोर्ट का जो संदेश था वो बिल्कुल साफ था कि वेरिफिकेशन वोटर के पास आएगी, वोटर वेरिफिकेशन के पास नहीं जाएगा। समझिए, वेरिफिकेशन करने वाले लोग हैं वो मतदाता के पास जाएंगे वेरीफाई करने, ना कि वोटर वेरिफिकेशन सेंटर के धक्के खाएगा दूर दराज इलाकों में। बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। अगर आपको ये पहला दिशा निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया पसंद आया तो एक बार सैल्यूट कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि
मानव अधिकारों की, वोटर अधिकारों की रक्षा कर रहा है और आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिए। कोशिश करूंगा कि आपका कोई कमेंट आएगा, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। आपकी प्रतिक्रिया भी बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम पड़ाव था, कुछ दिशा निर्देश ऑथराइज्ड एजेंट के बारे में कही, हियरिंग के बारे में कहे और रिसिप्ट और ड्यू प्रोसेस के बारे में बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए, उसको समझते हैं अगली कड़ी में। कोर्ट ने इसके बाद क्या किया, प्रोसीजरल सेफगार्ड को भी मजबूत किया। कैसे किया, वो कुछ अगले दिशा निर्देश है जिनको मैं अभी आपको बता रहा हूं, वो है। कोर्ट ने कहा कि जिस भी वोटर को नोटिस मिला है वो डॉक्यूमेंट ऑथराइज्ड एजेंट के जरिए जमा कर सकता है। किसी भी नागरिक को, किसी भी वोटर को अगर सर हियरिंग का नोटिस मिला है तो वो डॉक्यूमेंट ऑथराइज्ड एजेंट के जरिए जमा कर सकता है। वो एजेंट कौन हो सकता है, वो बीएलए बीएलओ तक भी हो सकता है और कोई व्यक्ति भी हो सकता है, आपका अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है और आप उसको ऑथराइज कर सकते हो रिप्रेजेंटेशन के लिए, सुनवाई के लिए आपके बिहाफ पर एक सिग्नेचर से और थंब इंप्रेशन से। मतलब कि कोई मतदाता ऐसा है जिसको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी में डाल दिया गया है और वो खुद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने या हियरिंग में नहीं जा सकता है, तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करवाने की जिम्मेवारी बीएलओ तक को सौंप सकते हैं और बीएलओ को आप ये ऑथराइजेशन दे सकते हैं और इस तरीके से बीएलओ आपका ऑथराइज्ड एजेंट हो जाएगा। या आप और किसी व्यक्ति को भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आप उसके सिग्नेचर करके कि मैं इस व्यक्ति को अपने बिहाफ पर प्राधिकृत करता हूं, या फिर अंगूठा लगाकर भी आप कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट पर्याप्त ना हो तो फिर क्या होगा, अगर डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट करने जा रहे हैं अगर वो पर्याप्त ना हो तो वोटर को हियरिंग का अवसर देना होगा, वोटर को सुनवाई का मौका देना होगा और हियरिंग में कंसर्न्ड वोटर के बिहाफ पे ऑथराइज्ड एजेंट भी शामिल हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सबसे अहम बात क्या है कि हर डॉक्यूमेंट सबमिशन और हियरिंग की लिखित रिसिप्ट देना अनिवार्य होगा। कि किसी को अगर एसआईआर हियरिंग में बुलाया है, उसने कोई डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसको वोटर की तरफ से क्या डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, क्या वो सुनवाई में आया है या नहीं, इसकी एक लिखित रिसिप्ट देनी उसको जरूरी होगी वोटर को। ये रिसिप्ट बनेगी कानूनी सबूत कि आपने अपने सारे दस्तावेज सर हियरिंग में दे दिए और आप पेशी में भी पेश हुए हैं। आप खुद नहीं जा पाए तो आपने ऑथराइज्ड एजेंट को भेज दिया। ये आपका कानूनी सबूत बनने वाली है। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपके अनुसार इलेक्शन अथॉरिटी से डीलिंग में हर पावर को रिटर्न प्रूफ मिलना चाहिए? हर वोटर को रिटर्न प्रूफ मिलना चाहिए? कमेंट में मुझे यस और नो जवाब में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं क्लास 10th के एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। आम वोटर के लिए यहां पर बहुत बड़ी राहत मिली है। आपको पता है कि भारत के अंदर जो जनरली जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना जाता है या तो जन्म प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र नहीं हो तो 10th की मार्कशीट को, जो पास सर्टिफिकेट है उसको उसको एज का प्रूफ मान लिया जाता है। लेकिन यहां पर समस्या क्या थी कि कई राज्यों के अंदर जो 10th का जो पास सर्टिफिकेट है उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होती थी। तब ऐसी स्थिति में जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है उसको आप कैसे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ले सकते थे? मगर कई राज्यों में डेट ऑफ बर्थ 10th पास सर्टिफिकेट पर नहीं बल्कि 10th के एडमिट कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन थी और ऐसी स्थिति में जो ईसीआई है वो 10th के एडमिट कार्ड को डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में नहीं ले रहा था और 10th के मार्कशीट पर तो डेट ऑफ बर्थ थी नहीं उस राज्य के अंदर। तब ऐसी स्थिति के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण राहत देते हुए काम किया है। उसको समझिएगा, जो ये दिशा निर्देश 10th के एडमिट कार्ड को लेकर आया है, सबसे प्रैक्टिकल और जो प्रभावशाली आदेश आया है वो डॉक्यूमेंट को लेकर आया है। कोर्ट ने यहां पर नोट किया कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो क्लास 10th का जो माध्यमिक एडमिट कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, जबकि जो पास सर्टिफिकेट है उसमें अक्सर नहीं होती। जो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसमें नहीं होती। फिर भी कई वोटरों से कहा गया कि आपका एडमिट कार्ड मान्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सख्ती से खारिज कर दिया है और जस्टिस बागची ने बिल्कुल साफ कहा है कि बोर्ड द्वारा जारी जो एडमिट कार्ड है वो प्रिजम्पशन ऑफ
स्ट्रिक्टनेस रखता है कि जो माध्यमिक बोर्ड ने जो एडमिट कार्ड जारी किया है उसको हम करेक्ट डेट ऑफ बर्थ मान सकते हैं, उसको अज्यूम कर सकते हैं और उसको आपको स्वीकार करना ही होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इसमें आगे कहा कि अगर ऑफिशियल एसआईआर गाइडलाइन में बताए गए डॉक्यूमेंट को ही नकार दिया जाए तो पूरी प्रक्रिया मीनिंगलेस हो जाएगी। और अंततः कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि क्लास 10th का जो एडमिट कार्ड है वो इन्यूमरेशन के लिए स्वीकार करना अनिवार्य है, आप मना नहीं कर सकते। इस एक आदेश से लाखों जेन्युइन वोटर्स को राहत मिली। आप बताइए आपको मिली है या नहीं मिली, और क्या ये कोर्ट का जो डिसीजन है क्या ये सही था या नहीं था, आप ये भी मुझे बताइएगा। अब बात करते हैं कुछ अगले दिशा निर्देशों के बारे में। ईसीआई की शक्तियां और वोटर राइट के संतुलन के प्रयास के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया उसको समझते हैं। सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर ये लगभग 86वां वीडियो है एसआईआर को लेकर, चुनाव कानून को लेकर, नागरिकता कानून को लेकर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है और एक एक वीडियो अपने आप में नॉलेज की खान है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा हमारी प्लेलिस्ट देखकर। ईसीआई की शक्तियां और वोटर राइट्स के संतुलन का प्रयास किया है सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने यहां पर संवैधानिक बैलेंस पर भी ध्यान दिया है। ईसीआई की यह दलील थी कि इलेक्शन रुक नहीं सकते, हो सकता है कि कुछ असुविधा अनअवॉइडेबल हो जिसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। इस पर कोर्ट ने माना कि लेकिन सीमा तय कर दी। कोर्ट ने क्या किया, सीमा तय कर दी। सीजेआई सूर्यकांत ने यहां पर कहा कि जो करेक्शंस हैं वो एक्सरसाइज हो सकती हैं, मतलब करेक्शन हो सकती हैं, वोटर लिस्ट के अंदर चलती रह सकती हैं, मगर उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जो है वो सबसे ज्यादा अनिवार्य है। जस्टिस बागची ने भी कहा कि जब 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्ट्रेस में हो, दुखी हो, परेशान हो तो तीसरी समस्या आप मत खड़ी करिए, पहले जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तो दीजिए, पारदर्शिता तो अपनाइए। कोर्ट ने आगे इस मामले के अंदर दिशा निर्देश दिया कि स्टेट गवर्नमेंट चुनाव आयोग को एडिक्वेट मैन पावर दे और जो डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है राज्य के, वो ये सुनिश्चित करें कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये फैसला जो है ये संतुलन बनाता है इलेक्टोरल इंटेग्रिटी का, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का और संवैधानिक कंपैशन का। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। ये फैसला असल में कहता क्या है उसको ब्रीफ में समझते हैं। ये मामला सिर्फ एसआईआर का नहीं है, ये बात समझिएगा। ये मामला भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साफ संदेश दिए हैं। पहला, वेरिफिकेशन जो है वो इंटिमिडेशन नहीं बन सकती। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी कोई विकल्प नहीं है बल्कि अनिवार्यता है। और तीसरा, वोटर सस्पेक्ट नहीं है, वो भारत के नागरिक हैं। पब्लिक लिस्ट, लोकल सेंटर्स, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेशन और रिटर्न रिसिप्ट्स और प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट को मान्यता देकर कोर्ट ने सुनिश्चित किया है कि ड्यू प्रोसेस इलेक्शन का केंद्र बना रहे। यह फैसला आने वाले समय में पूरे भारत की इलेक्टोरल रिवीजन्स को दिशा देगा। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु एसआईआर की सुनवाई के दौरान भी टिप्पणी की है कि हम वेस्ट बंगाल की जो दिशा निर्देश हमने जारी किए उनको तमिलनाडु पर क्यों ना लागू कर दे, इस पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। तो जो बात मैं आपसे कह रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, डायरेक्शंस हैं। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल की एसआईआर तक सीमित नहीं रहने वाले, पूरे देश की एसआईआर पर लागू होने वाले हैं। धीरे धीरे आप समय देखिएगा। और बहुत जल्द ही सुप्रीम कोर्ट एडीआर वाला जो हमारा जो लैंडमार्क केस चल रहा है, जिस पर लंबी सुनवाई चल रही है एसआईआर पर, उस पर भी फाइनल डिसीजन आने वाला है। और इस चैनल पर आपको उसके बारे में सब कुछ डिस्कस किया जाता है। और आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे और प्रगति होगी इस पूरे मामले के अंदर, वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और फैसला जब आएगा तो उसके हर पहलू पर भी विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। अंत में मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। वोटर और फेयर इलेक्शंस के साथ साथ जो हमारा जो पूरा प्रोसेस है एसआईआर का, क्या उसे ह्यूमन नहीं होना चाहिए, मानवीय नहीं होना चाहिए? इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, जरूर शेयर करिएगा। और ऐसे ही अगर आप सरल और सटीक कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपकी जानकारी बढ़ती रहे। आपका जो वोट है, आपका जो वोटिंग राइट है, वो मायने रखता है। और ध्यान रखिएगा,
संविधान और कानून आपके अधिकार की रक्षा कर सकता है और करता ही है। अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।